नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में सैन्य धाम के निर्माण के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की सीएम ने दी मंजूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा गठन। पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक। देवस्थानम बोर्ड को मजबूत बनाने की कसरत शुरू। केंद्र के 2 अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामित करने को दी मंजूरी। 18 और 19 फरवरी को नैनीताल भ्रमण पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। कई भवनों का करेंगे शिलान्यास। आईएसबीटी से राजपुर तक जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक बस। डीएम ने किया तैयारियों का निरीक्षण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। चमोली रेणी गांव में लगाया गया वाटर लेवल अलार्म। सुरंग से निकाला जा रहा है पानी। क्षेत्र में खोजबीन के लिए रवाना हुई टीम। शवों की तलाश के लिए भेजी गई टीम। उच्च हिमालयी क्षेत्र में 4 दिनों से लगातार हो रहा है हिमपात। मुनस्यारी मिलम सड़क का काम रुका। पहाड़ी पर भी बर्फ से ढकी नजर आई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। बताया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस समिति में गठन पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें सलाहकार मुख्यमंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त, जिलाधिकारी देहरादून, अपर सचिव सैनिक कल्याण, प्रबंध निदेशक उपनल, प्रबंध निदेशक बिटकुल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। निदेशक सैनिक कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया है। उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी व अन्य परामर्श के लिए जरूरत के अनुसार समय समय पर अन्य विभागों के अधिकारियों को सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार भी दिया गया है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा ही सैन्य धाम का निर्माण किए जाने की बैठक भी संस्तुति की गई है। माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी गणमान्य अधिकारी, ये जो सैन्य धाम यहाँ पर जिसकी आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 और 19 फरवरी को नैनीताल जनपद के भ्रमण पर रहेंगे, जहां वह 18 फरवरी को देहरादून से शाम 4 बजे प्रस्थान कर एफटीआई हेलीपैड हल्द्वानी नैनीताल शाम 5 बजे पहुंचेंगे। सीएम एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और शाम 6 बजे एफटीआई शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम काठगोदाम में करेंगे। मुख्यमंत्री 19 फरवरी को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन तथा कर्मचारी आवास का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करने के बाद देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। शिक्षा नगरी रुड़की में इन दिनों चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के नो एंट्री में एंटर कर रहे हैं, जिसका कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही है और लोगों को जाम का झाम झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, जिसके चलते अधिकारी पुलिस फोर्स को कुंभ की ड्यूटी में लगाया गया है। इसी कारण विभिन्न स्थलों पर रहने वाले पुलिसकर्मी उक्त स्थान पर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते व्यवस्था बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है और लोगों को बिगड़ी व्यवस्था का शिकार होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें, रुड़की के मेन बाजार सहित अन्य ऐसे बाजार हैं जहां चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है। वहां पुलिसकर्मी और बैरिकेडिंग न होने के कारण चौपहिया वाहन बिना किसी रोक टोक के एंट्री कर रहे हैं। वहीं एसपी देहात प्रेमचंद डोवाल का कहना है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी महाकुंभ में लगी हुई है, जिसके चलते फोर्स की कमी जरूर है, लेकिन जहां जरूरत है वहां व्यवस्था बनाई जाएगी। हरिद्वार के बहाराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने टोल वसूलने पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। आपको बता दें कि टोल अधिकारियों से ग्रामीण आसपास के गांव का टोल मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी ना हुई तो धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात भी कर रहे हैं। वहीं मौके पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर, वीर प्रताप समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
आप आगे की चिंता ना करो ना, आप क्यों नहीं हमें देखो, बस आप आगे की हमारी चिंता ना करो। ऋषिगंगा तपोवन नदी में आई तबाही के 10 दिन भी राहत बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि टनल के पीछे के मलबे से पानी निकाला जा रहा है, जिसके निचली तरफ से गड्ढा करके पंप से पानी निकाला जा रहा है ताकि वह पूरा एरिया सूख जाए। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीमें शवों को नदियों के किनारे खोजकर ला रही हैं। टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है, वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। खबर लक्सर से है। लक्सर के ककराता गांव में दबंगों द्वारा सरकारी स्कूल की भूमि कब्जाने का मामला अब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। गांव के मुनेश नामक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर बताया था कि सरकारी स्कूल की करोड़ों की भूमि पर गांव के कई दबंगों ने अवैध रूप से कब्जे कर भवन का निर्माण शुरू करा लिया है। शिकायत पर संज्ञान लेने जाने के बाद तहसील प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। इस क्रम में आज लक्सर तहसील की ओर चकबंदी विभाग की टीम ने मौके पर जाकर भूमि की पैमाइश के काम को शुरू किया, लेकिन जरीब छोटी पड़ का कारण पैमाइश का काम टीम को रोकना पड़ गया। अब फिर से टीम गांव पहुंचेगी और पैमाइश करने के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर अवैध कब्जे को हटाने का काम करेगी। स्कूल की जमीन बहुत कम हो रही है, उसकी पैमाइश करानी चाह रहे थे। कितनी कम हो रही? ये तो अभी 3-4 बीघे करीब कम हो रही, करीबन हमारे हिसाब से, लेकिन पैमाइश के बाद पता लग जाएगा। कैसे कम हो रही है जी? इसमें मकान बने खड़े, फिलहाल दीवार करा रखी, नई दीवार हो रही, कब्जा हो रहा है प्रतिदिन, यानी कि ग्रामीणों कब्जा हो रहा है। हाँ, ग्रामीण कब्जा कर रहे हैं इस पर। जरीब बीघों की नहीं आई, मीटरों की आ गई। अब कब होगी पैमाइश? कल होगी। गांव के मुन्नू कुमार द्वारा जो है कंकर खाता रसूलपुर गांव की जो प्राथमिक स्कूल है उसकी भूमि को लेकर जो है शिकायत की गई है मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जहां मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत का जो है सीधा संज्ञान जो है लिया गया है। कहीं ना कहीं जो चकबंदी विभाग की जो टीम है वो यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार जरा दिखाए कि ये वही भूमि है जो लगभग 3 खसरों में जो है बताई जा रही है और 15 बीघे जो भूमि है, इसकी पैमाइश को लेकर कहीं ना कहीं जो चकबंदी विभाग की जो टीम है वो पहुंची है। और अब चकबंदी विभाग की टीम पर जो उपकरण ना होने के कारण जो है खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब इस पर जो है चकबंदी विभाग की जो टीम है वो किस तरीके से पैमाइश कर पाती है, क्या अतिक्रमण की गई इस भूमि को जो है मुक्त करा पाती है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खटीमा ऊधम सिंह नगर जिले के सीमांत तहसील प्रशासन खटीमा द्वारा बैंक कर्ज के 30 बड़े बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 2.5 करोड़ की बैंक कर्ज की वसूली को लेकर जहां तहसील प्रशासन लंबे समय से कवायद कर रहा था, लेकिन विभिन्न बैंक कर्ज के बकायेदार लंबे समय से प्रशासन को बैंक कर्ज चुकाने को लेकर चकमा दे रहे थे, जिस पर अब खटीमा के उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने सभी बैंक कर्ज के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। एसडीएम के अनुसार खटीमा क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों पर बैंक कर्ज ना चुकाने के चलते उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर उनकी नीलामी की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है, जहां कई बार इन बकायेदारों पर दबिश देने के बाद भी ये प्रशासन की पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। वहीं यह प्रशासन आने वाली 19 फरवरी को खटीमा तहसील क्षेत्र के 30 बड़े बकायेदारों की चल अचल संपत्ति की नीलामी कराने जा रही है। देखिए, वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और लास्ट के भी हमारे पास 1.5 महीना लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने बचा हुआ है। तो जितने भी हमारे बड़े बकायेदार हैं सभी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है वसूली को लेकर, और नीलामी में कुर्क की नीलामी इत्यादि कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। और लगभग सभी 5 लाख से अधिक के जितने भी हमारे बकायेदार हैं सभी की भूमि नीलामी में लगी हुई है। लगातार हमारे पास जो भी जितने बड़े बकायेदार हैं उनकी सूची भी तहसील के हमारे उसमें चस्पा की गई है, जिनके नाम उसमें लिखे गए हैं उनके बकाये धनराशि के साथ।
और तहसीलदार और हमारे राजस्व की जो हमारी टीम है, वसूली की टीम, सभी वसूली में लगी हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में टीवी सीरियल में काम देने के नाम पर नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रामनगर से छात्रा को अपने साथ लेकर हरिद्वार आया था, जहां होटल में सीरियल में रोल देने के नाम पर छात्रा से छेड़छाड़ करने लगा था। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को रात में ही दे दी थी। परिजनों ने सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह रिश्ता सौतेलेपन नाम के सीरियल बना रहा है, जिसमें एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपी ने बच्ची को टीवी सीरियल में एक बड़ी हीरोइन प्रीति झिंगियानी की छोटी बहन बनाने का रोल देने का झांसा दिया था और झांसे के बाद बच्ची को रामनगर से हरिद्वार के होटल में लाया था। पुलिस ने आरोपी निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, नाबालिग बच्ची के साथ उसको ये बहकाया गया था कि तुम्हें एक सीरियल में काम देंगे, और उसमें जो अभियुक्त है वो वहाँ रुद्रपुर का निवासी है। तो उसी में फिर जब ये जानकारी मिली तो उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया एवं उसमें आरोपी जो है उसकी अरेस्टिंग की गई है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर अवैध शराब को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी ने कहा है कि अगर किसी भी चौकी या थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बिकती हुई पाई जाती है तो उनके द्वारा संबंधित चौकी प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने सभी चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में अवैध शराब और नशे की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके क्षेत्र में कच्ची शराब बिकती पाई जाती है तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी के इस आदेश के बाद जिले भर की पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब अवैध शराब और नशे के सौदागरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में जुट गई है। क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के दृष्टिगत और नशे के विरुद्ध, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं और जो मतलब आर्थिक अपराधों से संबंधित विशेष रूप से नशा और कच्चे शराब या शराब के वाले मामले में अगर किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई मैं सुनिश्चित करूंगा। यहाँ तक कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करने में बिल्कुल नहीं चूकूंगा। ये मैंने सबको अवगत करा दिया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने पूर्व में की गई एसटीएम चोरी करने के प्रयास की घटना में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक i20 कार भी बरामद की गई है। दरअसल बीती 16 जनवरी को कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एसटीएम चौक स्थित एसबीआई की एटीएम से चोरी के प्रयास में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से एटीएम चोरी के उपकरण भी बरामद किए गए थे। आरोपी से पूछताछ में 6 अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे जो मौके से फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी हुई थी, जिसमें पुलिस टीम ने फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का खुलासा रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में एसपी देहात प्रेमचंद सिंह डोभाल ने किया। जानकारी उसके गांव हुनीरपुर सोनीपत में होने वाली की मिली, जिस पर तत्काल टीम सोनीपत के लिए रवाना हो गई और उसके स्थान पर दबिश देकर उक्त आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एटीएम चोरी करने का काम करते थे, जिनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। जनवरी को रात्रि जो ये घटना पूर्व में हुई थी, इसमें एटीएम काटने की कोशिश की गई थी। जब उसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी तो ये जो अभियुक्त गण हैं ये फायर करते हुए वहां से भागे थे। इस संबंध में मुकदमा पुलिस द्वारा लिखा गया था और पूर्व में इसमें अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई थी। उसी क्रम में आज 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है और उसके साथ उनकी गाड़ी और जो भी ये लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे और उनके द्वारा और जानकारियाँ दी गई हैं। तो जो एटीएम तोड़ने का जो प्रयास था उसमें ये एक अरेस्टिंग सीओ हमारे रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के निर्देशन नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। खबर नैनीताल से है, जहां उच्च न्यायालय में तारीख के लिए आए चकबंदी अधिकारी ने देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया है। मामला ये था कि यहाँ पर अपनी तारीख के लिए आए थे कोर्ट के लिए और कल आए थे, कल पहुँच गए थे 12 बजे के आसपास। फिर अपना मंदिर वगैरह गए थे। उसके बाद शाम के टाइम इन्हें हल्का सा दर्द वर्द हुआ। उसके बाद होटल में ले गए। होटल में इनका मतलब एकदम से बीपी लो हो गया और उसके बाद माताजी साथ में थी, मैं तो हरिद्वार से आया था।
लेकिन काफ़ी तबीयत ख़राब थी इनकी और उसी वजह से इन्हें हार्ट अटैक पड़ गया और हार्ट बीट रुक गई, मुंह से झाग वगैरह निकल गए। उसके बाद हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। यहाँ पे नैनीताल में श्री गणेश नाथ जी जैसे थे, सन ऑफ स्वर्गीय परमानंद जी, तो आए थे और जालौन के रहने वाले, पर उन्होंने हाल निवासी से हरिद्वार के हैं, वहाँ बसेरा होटल में रुके हुए थे और उनका यहाँ पे देहांत हो गया था। तो जो नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई करते हुए उनकी डेड बॉडी को यहाँ मोर्चरी में रखवा दिया गया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की वास्तविक कारणों का पता चलेगा। प्रदेश में लागू हुई केंद्र सरकार की रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना अब 7 शहरों में सस्ती दरों पर किराए के मकान मिलेंगे। किराए को लेकर निकाय अंतिम फैसला लेंगे। इसके लिए देहरादून सहित 7 शहरों का चयन हुआ है। 600 से ज्यादा सरकारी आवासों का भी चयन किया गया है। अब रोजगार के लिए घर छोड़कर दूसरे शहरों में प्रवास कर रहे लोगों के लिए सरकार सस्ते किराए के मकान लेकर आ रही है। केंद्र की अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग योजना उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। शहरी विकास निदेशालय ने योजना के तहत उत्तराखंड के 7 शहरों का चयन किया है, जिसमें पहले चरण में 613 आवास किराए पर दिए जाएंगे। और अगली खबर ऋषिकेश के एम्स से है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी किशोरी के दिल में जन्म से छेद था, जिससे उसका शरीर नीला पड़ जाता था। मुरादाबाद के आसपास उच्च चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव होने के कारण उसके माता पिता उसका उपचार नहीं करा पा रहे थे। किशोरी के परिजन उसे एम्स ऋषिकेश लाए। एम्स में सीटी स्कैन से पता चला कि किशोरी को DORV-PS नाम के हृदय की बीमारी है। उसके शरीर में कुछ ऐसी नसें भी थी जिन्हें ऑपरेशन से पहले एंजियोग्राफी से बंद करना था। संस्थान की हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानु दुग्गल और डॉक्टर यश श्रीवास्तव ने एंजियोग्राफी के माध्यम से किशोरी की नसों में छल्ला डाला, जिसके बाद CTVS विभाग के पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन डॉक्टर अनीश गुप्ता ने उसकी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। बजट सत्र पर मचेगा सदन में घमासान। विपक्ष ने कसी कमर, सरकार भी तैयार। सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। सरकार की घेराबंदी को विपक्ष भी तैयार। बजट सत्र और विपक्ष का प्लान। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है। मंगलवार को भी पंचचूली और नागिनी धूरा में दिन भर हिमपात होता रहा। छिपला की पहाड़ी भी सुबह बर्फ से लकदक नजर आई। हालांकि मुनस्यारी सहित अन्य निचले इलाकों में मौसम सामान्य रहा। वहीं उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात के कारण चीन सीमा के लिए बनाई जा रही मुनस्यारी मिलम सड़क का काम अभी रुका हुआ है, लेकिन मौसम के अनुकूल होने पर BRO के लास्पा कैंप तक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री और खदान पहुंचाया जा रहा है।
देहरादून की रहने वाली पीड़िता ने राज्य महिला आयोग को लिखे पत्र में कहा कि 13 वर्ष पूर्व उसका विवाह हिंदू रीति रिवाज से एक बंगाली मूल के व्यक्ति से हुआ था। 12 वर्षों तक वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कोई संतान न होने के कारण बीते 1 वर्ष से उसका पति उसका मानसिक एवं शारीरिक शोषण कर रहा था, साथ ही उसे आत्महत्या करने के लिए भी उकसा रहा था। राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता ने मामले में एसपी उत्तरकाशी को पत्र लिखकर 2 मार्च से पूर्व मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इधर थाना अध्यक्ष प्रदीप तोमर का कहना है कि पति पत्नी के मामले का पुलिस निपटारा नहीं करती। ऐसे मामलों के लिए महिला हेल्पलाइन बनी हुई है। बताया गया है कि महिला शिकायत महिला हेल्पलाइन को भेज दी गई है। लालकुआ की डोली रेंज के अधिकारियों ने अवैध लकड़ी अवैध खनन के विरुद्ध एक अभियान चलाया, जिसमें 2 माह के अंदर 17 अवैध वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। साथ ही कई लाखों का राजस्व भी इन लोगों से वसूला गया है। ये कामयाबी सिर्फ 2 महीने के अंदर मिली है और आज भी एक अवैध लकड़ी से भरा कैंटर पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि अवैध रूप से ले जाई जा रही लकड़ी का कैंटर बंद करा दिया गया। साथ ही अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। दो माह में डोली रेंज की टीम के द्वारा लगभग 17 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें कुछ रेता बजरी के अवैध अभियान में हैं और कुछ लकड़ी के अवैध अभियान में हैं। इसके अलावा वन विभाग ने लगभग पिछले 2 माह में लगभग 7 लाख रुपया राजस्व इकट्ठा कर लिया है और कार्रवाई जारी है। वन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ जारी है। अगर कोई भी अवैध गतिविधियां करते हुए पाया जाएगा तो वन विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के 15 फरवरी से प्रस्तावित जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन है, जिसमें सीएम आज अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र 9 जिलों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा करने गए हैं, जिसमें 3 जिलों की समीक्षा 15 फरवरी को हो चुकी है, जिसके बाद आज सीएम सचिवालय में 2 जिलों की समीक्षा के बाद कल उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की सभी विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही अंतिम समीक्षा बैठक आगामी 19 फरवरी को पौड़ी और टिहरी की होगी। बढ़ती महंगाई के खिलाफ और तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने साइकिल रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता साइकिल से उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तेल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, किसानों का गन्ने का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं, मगर तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि तेल के दाम कम किए जाएं, जिससे जनता को राहत पहुंच सके। वहीं तहसील पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन देकर महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। ये मुद्दा लेकर आया था, महंगाई कम करेंगे, गरीब आदमी को रोजगार देंगे, किसी भी मुद्दे पर ये खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, चरम पर है महंगाई। ये जो लोगों से जो इन्होंने लेना है उस पर दिन प्रतिदिन दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को देना है, जिन्हें किसानों को फसल का दाम देना है, जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय, वहाँ पे जाकर ज्ञापन देंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री तो बहरे हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं त्रिवेंद्र रावत जी, वो इस जनता की पीड़ा को सुने और जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे कोई ना कोई जो टैक्स में कंसेशन दे स्टेट लेवल पे और इस प्रदेश की जनता को थोड़ी राहत दे। कुमाऊं में बसंत पंचमी से रंगों की होली का आगाज हो गया है। कुमाऊं एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां करीब 2.5 महीने पहले ही गायन की शुरुआत हो जाती है। बैठकी होली की यह अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। पौष माह के पहले रविवार के साथ ही कुमाऊं की धरती में होली की शुरुआत हो गई है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार का रस घुल जाता है। क्षेत्र
क्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरीके से होली नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी पहले समय से, पूस के पहले इतवार से ही बैठक की होली का आयोजन होता है, जिसमें गायन को विशेष स्थान दिया जाता है, जिसमें कि अनेक राग रागनियाँ जैसे कि काफ़ी, पीलू, जय जयवंती, अनेक जो राग हैं सभी रागों को हम इसमें गाते हैं। कि पूस के पहले रविवार से होली गायन की परंपरा शुरू हो जाती है और इसका एक आयाम फिर बसंत पंचमी को और दूसरा आयाम हमें शिवरात्रि से देखने को मिलता है। और भक्ति से जो होली शुरू होती है उसका आज से जो है थोड़ा सा श्रृंगार पक्ष हमें देखने को मिलता है। और हमारे इस पर्वतीय अंचल में जो है इसका बसंत पंचमी का एक विशेष महत्व भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।